हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम अरस्तु की क्रांति के प्रमुख कारणों के बारे में बातचीत करेंगे। क्रांति के प्रमुख कारण। अरस्तु ने जो क्रांति का सिद्धांत दिया था, इस क्रांति के सिद्धांत में अरस्तु ने कहा था कि राज्य में जो क्रांति है, संविधान में जो परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य में क्रांति होती है, और वो क्रांति आंशिक रूप से भी हो सकती है और पूर्ण रूप से भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम क्रांति का जो कॉन्सेप्ट था, रिवोल्यूशन के बारे में कल हमने बातचीत की थी। आज हम आज के इस यूट्यूब वीडियो में बातचीत करेंगे कि क्रांति के जो प्रमुख कारण क्या है। तो अरस्तु ने यहाँ पर क्रांति के जो कारण है उसको दो भागों में बांटा है। पहला वो कहता है कि क्रांति का मूल कारण, क्रांति है उसका जो मूल कारण है, उस मूल कारण वो बताता है कि विषमता, असमानता, विषमता या असमानता को अरस्तु क्रांति का मूल कारण बताता है। अरस्तु महोदय बताता है कि राज्य में सत्ता एवं सम्मान, वो कहता है कि राज्य में जो सत्ता है, सत्ता एवं सम्मान है, जो विभिन्न सत्ता के जो पद है या जो विभिन्न प्रकार जो पुरस्कार या सम्मान लोगों को जो मिलना चाहिए, अगर इसमें इसका जो वितरण है वो समान रूप से नहीं होगा, यानी कि कुछ लोगों को सत्ता का लाभ ज्यादा मिलेगा, कुछ लोगों को राज्य में सम्मान ज्यादा मिलेगा, कुछ लोगों को सम्मान कम मिलेगा या राज्य में सत्ता का लाभ कम मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वो कहता है कि कुछ लोग अपने आप को इन वस्तुओं से वंचित कर लेते हैं, और कुछ लोग हैं वो कुछ लोगों को इस प्रकार की जो वस्तुओं का जो वितरण है वो ज्यादा मात्रा में मिल जाता है। तो अरस्तु कहता है कि जब राज्य में सत्ता एवं जो सम्मान है, इसका जो वितरण है, अगर इसका जो वितरण समान रूप से नहीं होगा, इसका जो वितरण है वो वितरण अगर समान रूप से नहीं होगा, असमान रूप से इसका अगर वितरण किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में राज्य में क्रांति के बीज अंकुरित हो जाएंगे। वो कहता है कि जिससे क्या होगा, फिर लोगों के मन में, जिन लोगों को सत्ता एवं सम्मान से वंचित रखा गया है, उन लोगों के मन में असंतोष की भावना जन्म लेती है, और वही असंतोष धीरे धीरे एक विरोधी गुट के रूप में बढ़ जाता है, और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए वो एकत्रित होते हैं, और एकत्रित होकर के राज्य के विरुद्ध एक संघर्ष का एक दृष्टिकोण अपनाते हैं, और फलस्वरूप राज्यों का जो आर्थिक जो स्थिति है, काफी हद तक आर्थिक स्थिति राज्य की इसमें उत्तरदायी होती है या प्रभावित होती है, और जिसके फलस्वरूप एक औद्योगिक, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया था, वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष था, वो संघर्ष इसका एक मूल कारण के रूप में कह सकते हैं कि उस समय उन्होंने देखा कि औद्योगिक जो समाज था, उस औद्योगिक समाज में जो मजदूर वर्ग था, मजदूर वर्ग के साथ में जिस प्रकार का एक अत्याचार किया जाता था, उसे जो कार्य के बदले में वो पूर्ण रूप से जो रोज मजदूरी नहीं मिलती थी, उसका पूरा पारिश्रमिक नहीं मिलता था। तो ऐसी स्थिति में वो श्रमिक संगठन इकट्ठे हो गए थे, और उन्होंने जो पूंजीपतियों के विरुद्ध एक विद्रोह किया था। तो इस प्रकार से जो इतिहास की जो आर्थिक जो व्याख्या है, तो वो इस प्रकार का जो हिंट देती है कि वास्तव में जो राज्य में सत्ता और सम्मान है, इसका जो वितरण है वो सही समान रूप से होना चाहिए। अगर सत्ता एवं सम्मान का जो वितरण है वो असमान रूप से हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य में जो क्रांति, स्वाभाविक ही क्रांति हो जाती है, जिससे कि एक सत्ता में बहुत बड़ा परिवर्तन का संकेत भी मिल सकता है। अब ये तो था अरस्तु के अनुसार ये क्रांति का जो मूल कारण है। उसके बाद में क्रांति के कुछ सामान्य कारणों के बारे में बात करेंगे। ये तो था क्रांति का मूल कारण, और दूसरा है क्रांति के सामान्य कारण। सामान्य कारण यानी कि क्रांति के सामान्य कारणों में हम विविध प्रकार के जो कारणों के बारे में बात करेंगे। अरस्तु कहता है कि सामान्य कारणों में पहला कारण है अयोग्य एवं द्रुत लोगों के हाथों में सत्ता। अरस्तु कहता है कि अगर राज्य की जो सत्ता है, राज्य की जो शासन व्यवस्था है, वो शासन व्यवस्था अगर अयोग्य या द्रुत लोगों के हाथ में होगी, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है, राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ावा मिलेगा, और कुछ लोग हैं वो सत्ता का
एक अनुचित फायदा उठाकर अपना घर बनने में लग जाते हैं और जन कल्याण की अनदेखी की जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्रांति का जन्म हो जाता है। यानी कि वो कहता है कि अयोग्य या धूर्त लोग जब शासन में भागीदारी निभाते हैं या शासन में प्रवेश कर लेते हैं जैसे तैसे करके, या ऐसे पदासीन हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो राज्य के लिए क्रांति का कारण बनते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एक गलत तरीके से राजनीतिक भ्रष्टाचार को अपनाते हैं और इस कारण से राज्य में एक प्रकार से विद्रोह तैयार हो जाता है और राज्य के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलानी चाहिए उस जन कल्याणकारी योजना नहीं चलाई जाती है, इसलिए राज्य में क्रांति होना शुरू हो जाती है। अगला कारण वो बता रहा है कि क्रांति का सामान्य कारण वो कहता है कि सम्मान से वंचित रहना। अरस्तु कहता है कि जब राज्य में योग्य लोगों के सम्मान की अनदेखी की जाती है तो वे धीरे धीरे सत्ता के विरोधी हो जाते हैं। यानी कि अरस्तु कहता है कि समाज में या राज्य में जो व्यक्ति योग्यता के फलस्वरूप जिस वस्तु का या जिस पद का हकदार बनता है, जिस सम्मान या पुरस्कार का हकदार बनता है, अगर उन्हें उनसे वंचित रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में वो राज्य के प्रति विद्रोह धारण कर लेते हैं। अगला वो कारण बताता है कि श्रेष्ठता की भावना, जब कुछ लोग अपने को दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझते हैं एवं दूसरों से हीन भावना पूर्वक विचार करते हैं, तो हीन भावना से ग्रसित लोग उसके विरोध हो जाते हैं। यानी कि श्रेष्ठ की भावना या अहम की भावना, राज्य में अगर कुछ लोग अपने आप को सुपर मानते हैं या अपने आप को एक महत्वपूर्ण मानते हैं या अपने आप को अन्य लोगों से एक विशेष प्रकार के जो मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बाकी जो लोग होते हैं उनके मन में एक उपेक्षा के बात पैदा हो जाते हैं और वही व्यक्ति जब हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो राज्य के लिए एक विद्रोह का कारण बन सकता है। अगला अरस्तु कहता है कि घृणा एवं परस्पर विरोधी विचारधारा भी एक क्रांति का कारण है। अरस्तु महोदय कह रहे हैं कि परस्पर विरोधी विचारधारा क्रांति को जन्म देती है। जब एक वर्ग सत्ता ग्रहण करता है तो दूसरा वर्ग सत्ता से वंचित हो जाता है। अरस्तु कहता है कि राज्य में जब एक विपक्ष होता है, एक तो पक्ष होता है और दूसरा विपक्ष होता है, पक्ष एवं विपक्ष। अब दोनों की जो विचारधारा है, ये विचारधारा क्या है, विरोधी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक पक्ष होता है वो सत्ता हासिल कर लेता है और दूसरा जो पक्ष है वो उसका विरोध करना प्रारंभ कर लेता है। जो ही उसका पक्ष, एक पक्ष सत्ता ग्रहण कर लेता है, दूसरा पक्ष उसका विरोध करना प्रारंभ कर देता है। तो इसलिए वो कहता है कि राज्य में परस्पर विरोधी विचारधारा एवं घृणा जैसी विचारधारा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो क्रांति को जन्म लेता है। अगला वो कारण बताता है भय को। अरस्तु कहता है जब लोगों में अपराध एवं अन्याय का भय पैदा हो जाता है तो वे क्रांति के ऊपर आ जाते हैं या क्रांति के लिए उतर जाते हैं। यानी कि जब लोगों, अगर राज्य के द्वारा या राज्य के शासक द्वारा अगर राज्य में लोग भय से ग्रसित हैं या लोगों के साथ में अन्याय होता है, उनकी भावनाओं का कदर नहीं किया जाता है या उन्हें न्याय से वंचित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के मन में अपराध बोध एवं अन्याय का जो भय है वो उसका वातावरण तैयार हो जाता है और धीरे धीरे वही अपराध बोध एवं जो अन्याय से ग्रसित लोग हैं वो धीरे धीरे राज्य के प्रति एक विरोधी विचारधारा के रूप में एक आगे आ जाते हैं और वो धीरे धीरे एक राज्य के लिए एक क्रांति का कारण बन सकते हैं। अगला जो कारण बता रहा है अरस्तु कह रहे हैं कि द्वेष भावना। अरस्तु कहता है कि राज्याधिकारियों के बीच में परस्पर विरोधी भावना होने पर अपमानित या पीड़ित वर्ग क्रांति को जन्म दे देते हैं। यानी कि राज्याधिकारियों के बीच में अगर राज्य के जो अधिकारी हैं या जिम्मेदार पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, अगर उनका जो एक विचार है या लोगों के साथ में उसका जिस प्रकार से एक विचार होना चाहिए, अगर उनकी लोगों के बीच में भावात्मक संबंध नहीं है, आपस में परस्पर उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक संबंध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वे लोग अपने आप को अपमानित या पीड़ित समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्रांति के लिए उतर जाते हैं। अगला जो कारण बता रहा है अरस्तु कहता है कि जातियों की विभिन्नता। अरस्तु कहता है कि राज्य में विभिन्न प्रकार की जो जातियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो धर्म होते हैं, उनका निवास होता है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी जो अलग प्रकार की जो जातियां होती हैं, उन जातियां होने से राज्य में
द्वेष है, कलह है, फूट है आदि की भावना के कारण क्रांति का जन्म हो सकता है। यानी कि अरस्तु कहता है कि राज्य में जब अधिक जातियां होगी तो उनके ऊपर कहीं न कहीं उनका जो हित होगा उस हित, उनके हितों में टकराव पैदा होगा और टकराव पैदा होने के कारण उसमें क्रांति के बीजारोपण हो सकते हैं। आगे अरस्तु कहता है कि राज्य की किसी अंग के अनुपात से अधिक असाधारण वृद्धि। अरस्तु कहता है कि राज्य के किसी भी अंग की अगर अनुपात से असाधारण वृद्धि हो जाती है, यानी कि जैसे लोकतंत्र में निम्न वर्ग या निधनों की संख्या में वृद्धि होने पर राज्य में क्रांति होना संभव हो सकती है। यानी कि वो कहता है कि किसी अंग हर व्यक्ति को, हर वर्ग या व्यक्ति को सत्ता में समान रूप से भागीदारिता मिलनी चाहिए, लेकिन किसी एक वर्ग की अगर संख्या में वृद्धि हो जाती है तो एक क्रांति का कारण बनती है। आगे वो कहता है कि निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र, जैसे अरस्तु कहता है कि चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष पक्षपात या भेदभावपूर्ण तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव में गड़बड़ी करके विरोधी पक्ष क्रांति पर उतर जाते हैं। अरस्तु कहता है कि चुनाव के समय जो सरकारें होती हैं, सत्ता पक्ष होता है, सत्ता पक्ष उसका अपने सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव में अगर वो इस प्रकार से एक भेदभावपूर्ण तरीके से उसका दुरुपयोग करता है तो इस प्रकार से विरोधी जो गुट होता है वो नाराज हो जाता है, वो क्रांति का कारण बन जाता है। विदेशियों का आगमन भी एक क्रांति का कारण बनता है। अरस्तु कहता है कि राज्य में विदेशियों को आने में छूट मिलने से धीरे धीरे अपनी रणनीति बननी शुरू कर देते हैं और जिससे वो विद्रोह को जगह बना लेते हैं। यानी कि राज्य में जो विरोधी है या विदेशी हैं, विदेशियों का ज्यादा आगमन नहीं होना चाहिए। जैसे हम भारत के बारे में भी कह सकते हैं कि जब जैसे अंग्रेज भारत में आए थे, फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, तो धीरे धीरे वो भारत में आए तो इन्होंने एक प्रकार से भारत के ऊपर जो साम्राज्य स्थापित कर दिया और राजनीतिक जो शासन व्यवस्था थी उस पर भी अपना हस्तक्षेप कर दिया। तो इस प्रकार से अरस्तु की कुछ बातें हैं वो क्रांति के लिए सपोर्ट करते हैं। उसके बाद में जो पारस्परिक फूट या जो विवाद है, राज्य में आपसी अगर लोगों के बीच में फूट है या विवाद है तो वो भी एक राज्य के लिए नुकसानदायक है, जो क्रांति के जन्म का कारण बनता है। शासक वर्ग की असावधानियां, यानी कि अरस्तु कहता है कि अगर राज्य में जो शासक वर्ग राजद्रोही एवं अयोग्य लोगों को सत्ता में महत्वपूर्ण पद देता है तो वो तो समय और अवसर का दुरुपयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी क्रांति हो सकती है। यानी कि कई बार जो शासक वर्ग होता है वो सावधानी पूर्वक ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जैसे गलत लोगों का चयन हो जाता है, राजद्रोही या अयोग्य लोग होते हैं, वो सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर उनको बैठा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी एक क्रांति का कारण बन सकता है। उसके बाद में मध्यम वर्ग का अभाव, ये वर्ग संतुलन बनाए रखने में सहायक है। अरस्तु कहता है कि अगर राज्य में मध्यम वर्ग का अभाव पाया जाता है तो वो भी एक प्रकार से राज्य के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो क्रांति का कारण बनता है। क्योंकि मध्यम वर्ग होता है वो क्या है कि उच्च और निम्न वर्ग होता है, इनके बीच का जो वर्ग होता है इनको आपस में बैलेंस कर लेता है, इसलिए इसका नहीं होना भी एक क्रांति का कारण बनता है। उसके बाद में शक्ति संतुलन, यानी कि जो राज्य का जो शक्ति संतुलन है वो शक्ति संतुलन भी अगर बरोबर नहीं रहता है तो वो भी क्रांति का कारण बनता है। जैसे निधन और अमीर वर्गों में या दुर्लभ एवं सबल वर्गों में जो संतुलन है असंतुलन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी क्रांति का कारण बनता है। उसके बाद में अरस्तु कहता है तीसरा बिंदु कहता है मूल कारण, सामान्य कारण, और तीसरा कारण वो बताता है कि विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति का क्या कारण है। अरस्तु कहता है कि अलग अलग देश में अलग अलग जो शासन प्रणालियां होती हैं उस शासन प्रणालियों में क्रांति का प्रमुख कारण क्या होता है। जैसे एक तंत्र में क्रांति, यानी कि एकल तंत्र व्यवस्था होती है, वहां पर क्रांति का क्या कारण बनता है, तो पारिवारिक कलह, पारस्परिक भेदभाव, देशपूर्ण भावना, घृणा, शासक द्वारा जनता का अत्याचार करना, ये एक क्रांति का कारण बनता है। कुलीन तंत्र में क्रांति, जिस राज्य में कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था होती है वहां पर अरस्तु कहता है कि कुछ लोगों के हाथों में सत्ता होने से वो मनमानी करना शुरू कर देते हैं, इस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग हो जाता है और क्रांति का षड्यंत्र हो जाता है। प्रजातंत्र में जो क्रांति का कारण अरस्तु कहता है कि निधनों के नाम पर प्रतिनिधित्व लेकर धनिक के प्रति विद्रोह स्थापित हो जाता है और धनिक वर्ग द्वारा क्रांति को बढ़ावा देना होता है। यानी कि अरस्तु कहता है कि निधनों के नाम पर जो दो कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं और उन लोक कल्याणकारी योजनाओं का जब संपन्न वर्ग उसका उपयोग लेता है तो ये प्रकार से क्रांति का कारण बन सकता है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने जो क्रांति के बारे में जो पॉलिटिक्स अपनी जो बुक्स थी उसके बारे में उन्होंने इस प्रकार से क्रांति के बारे में, जो राज्य में जो क्रांति होती है उस क्रांति के जो विभिन्न कारण क्या क्या रहे हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया है।
और एग्जाम की दृष्टि से भी ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण रहता है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जाता है। थैंक यू।